Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I'm your science teacher. We were doing the textbook exercise of chapter number 8 जो कि है respiration के बारे में. We are done with question number 1, 2 and 3. आज के लेक्चर में हम करेंगे question number 4 and question number 5 को solve. तो आइए शुरू करते हैं. So students, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पे मौजूद क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो आपके पास एक पिक्चर गिवन है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में, which is the label of a pasta box. ये एक फूड लेबल है जो कि एक पास्ता के बॉक्स के ऊपर, डिब्बे के ऊपर लगा हुआ है. इसमें हमारे पास 3 फूड सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं. नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इज प्रोटीन एंड नंबर 3 इज फैट. कौन सा फूड सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में, कितनी परसेंटेज में इस पास्ता के अंदर मौजूद है, ये मेंशन है ऑन द लेबल. हमारे पास जितने भी सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, दीज आर रिलेटेड टू दैट फूड लेबल. वो फूड लेबल क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया. तो आइए देखते हैं कि हमसे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम 2 फूड सब्सटेंसेस दैट कैन सप्लाई एनर्जी. हमने ऐसे 2 फूड सब्सटेंसेस का नाम बताना है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये फूड सब्सटेंसेस हमने लेने हैं उस लेबल में से. अभी मैंने आपको बताया कि लेबल के ऊपर 3 फूड सब्सटेंसेस मेंशन्ड हैं जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. ये हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन. ये जो 3 मेजर फूड सब्सटेंसेस हैं, इनमें से 2 हमने ऐसे बताने हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें. तो आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि तमाम फूड सब्सटेंसेस, मतलब ये तीनों फूड सब्सटेंसेस हमें एनर्जी दे सकते हैं, मगर द इंस्टेंट सोर्स या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. हमारी डाइट में से अगर हम कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज खत्म कर दें, तब जो हमारे अंदर मौजूद फैट है, मतलब फैट की लेयर जो स्किन के नीचे मौजूद है, वहां से फैट ब्रेक डाउन होगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा. अगर हमारी ये फैट लेयर भी खत्म हो जाए तो अल्टीमेटली हमारे मसल्स जो हैं उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. तो तब प्रोटीन टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी. तो तीनों फूड सब्सटेंसेस हमें एनर्जी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे 2 मेजर एनर्जी सोर्सेज लिखनी है. हमने यहाँ लिखना है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. तो आप मेरे साथ साथ ये आंसर्स नोट डाउन करते जाइएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जहां हमसे ये पूछा गया था कि 2 ऐसे फूड सब्सटेंसेस हमने बताने हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, और ये फूड सब्सटेंसेस हमने बताने थे उस लेबल में से जो कि हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में बना हुआ है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ स्टार्च कैन बी चेंज्ड इनटू ग्लूकोज. स्टार्च और ग्लूकोज दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, मगर स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लूकोज है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. जो भी हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉर्न खाते हैं विच कंटेन्स स्टार्च, सिट्टा, जब हम ये मकई खा लेते हैं तो अंदर जाके ये जो स्टार्च है इसका ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हमारे स्टमक में जाके जब स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस तरह स्टार्च का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है. इसके आंसर में आप लिखेंगे स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में मौजूद है अमाइलेज. अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो सके. अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम्स अलग होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटीएजेस, जबकि जो फैट्स हैं उनको तोड़ने के लिए हमारे पास अलग एंजाइम मौजूद है विच इज कॉल्ड लिपेज. तो आपको पता चल गया एंजाइम्स क्या होते हैं. आप क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में लिखेंगे कि स्टार्च जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की मदद से हमारी बॉडी स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के ग्लूकोज के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है. मुझे उम्मीद है आपने ये आंसर भी नोट डाउन कर लिया होगा.
We are moving towards question number 3, which is, which food type is a long-term energy store? Where is it stored in the body? हमारे पास 3 फूड सब्सटेंसेस मौजूद थे. नंबर 1 is carbohydrate, number 2 is protein and number 3 were the fats. हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो फूड टाइप्स हैं 3, इनमें से लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स क्या होगी. तो लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स हमारी कौन सी होगी और ये हमारी बॉडी में किधर स्टोर होती है, आइए देखते हैं. तो यहां मैंने क्या आंसर लिखा, आइए उसको रीड करते हैं. फैट, इट इज स्टोर्ड एज अ लेयर अंडर द स्किन. हमारी जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है वो है फैट. फैट जो है वो हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर पे जाके डिपॉजिट होता है, वहां जाके स्टोर हो जाता है. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी डाइट में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ब्रेकडाउन होगी और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. तो हमने आंसर में लिख दिया फॉर क्वेश्चन नंबर 3, जहां हमसे पूछा हुआ था कौन सी ऐसी फूड टाइप है जो कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती है और वो बॉडी में किधर स्टोर होती है. हमने बताया कि लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स के लिए फैट इस्तेमाल होता है और ये स्टोर होता है इन अ लेयर अंडर आवर स्किन. तो मुझे उम्मीद है आप आंसर्स नोट डाउन कर रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं. वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. Explain why pasta can be described as a healthy food. जो पास्ता है इसको हम healthy food क्यों कहते हैं? अब अगर किसी फूड मटेरियल के अंदर या हमारे मील के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो तो हम ऐसे फूड को हेल्दी फूड कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को इन तीनों चीजों की जरूरत है. और ये जो परसेंटेजेस हैं, फॉर एग्जांपल 55% कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी एनर्जी लेगी, इसके अलावा 18% या 20% प्रोटीन से वो एनर्जी ले लेगी और बाकी की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 25 से 27% तक इसने एनर्जी लेनी है फैट से. इसका मतलब हमारी बॉडी को तीनों फूड टाइप्स की जरूरत है. तो कोई भी ऐसा खाना जिसमें ये तीनों फूड टाइप्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं हेल्दी फूड, और इसीलिए पास्ता को भी कहा जा रहा है अ हेल्दी फूड सोर्स. आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या लिखा. एज इट हैज all food substances in the right proportion and has a high energy value. क्योंकि इस पास्ता के अंदर तमाम फूड टाइप्स या फूड सब्सटेंसेस एक राइट प्रोपोर्शन के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं अ गुड या फिर अ हेल्दी एनर्जी फूड. साथ ही इसीलिए भी हम इसको एक हेल्दी फूड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मौजूद होती है काफी ज्यादा एनर्जी. अब आपको पता चल गया द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4. आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन तो किया होगा, मगर अगर आपसे कोई आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए. वेल डन स्टूडेंट्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक डायग्राम गिवन है. ये किस चीज की डायग्राम है? दिस इज अ एल्वियोलस. एल्वियोलस क्या होता है मैं आपको एक दफा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ. हमारे जो लंग्स होते हैं वो आगे जाके डिवाइड होते हैं इनटू स्मॉल एयर सैक्स. अब हमारे लंग्स के अंदर जो आगे जाके ये एयर सैक्स में डिवीजन है ये बहुत ज्यादा है. वी हैव लाइक मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन आवर लंग्स. इन एल्वियोलाई का क्या काम होता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यहाँ मैंने लिखा एल्वियोलस. एल्वियोलाई होते हैं ढेर सारे एयर सैक्स. अगर हम एक एयर सैक की जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, अगर हम इसकी बात करें तो वी कॉल इट अ एल्वियोलस. अब एल्वियोलस में क्या होता है? हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रही है दो तरह से. वन इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हमारे हार्ट ने जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है इसको हम कहते हैं द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इसके अलावा हमारा एक और सर्कुलेशन है जो कि हो रहा है लंग्स में, जिसको हम कहते हैं द पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी जो वर्ड है वो लंग्स से निकला है. अब हमारे लंग्स में किस तरह से सर्कुलेशन होगी आप यहाँ देख सकते हैं. वी हैव 2 लार्ज वेसल्स. आपको पता है हमारी बॉडी में 3 तरह के वेसल्स होते हैं. 2 आर द लार्ज वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल वेन और आर्टरी. वेन और आर्टरी को हम लार्ज वेसल कहते हैं. एक ने ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को लेके आना है इस ऑर्गन किसी भी ऑर्गन की तरफ, और एक ने उस ऑर्गन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है टुवर्ड्स द
लंग्स। अब यहाँ पे भी मैंने दो तरह की वेन्स इसी तरह बना दी। आपको एक और बात पता होगी कि हमारा जब लार्ज वेसल आगे जाके छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाता है तो इन छोटे वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरीज। तो ये जो आपके सामने आगे जाके डिवीजन हो रही है लार्ज वेसल की, दीज आर एक्चुअली द कैपिलरीज। यहाँ से हमारा एयर पैसेज, मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो बाहर से जो हमने एयर अपने अंदर लेके जाना है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस पैसेज। एयर जो है वो इस एल्वियोलस के अंदर एंटर करेगा। अब एक दफा जब एयर इस एल्वियोलस या एयर सैक के अंदर एंटर कर गया तो उसने क्या काम करना है, हमारे पास लंग्स के अंदर वो ब्लड पहुंचा हुआ है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वो लंग्स में इसीलिए आया है ताकि जो हमारा एल्वियोलस है वो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल ले और हम उसको एक्सहेल कर दें, मतलब वी कैन ब्रीथ इट आउट ऑफ आवर बॉडी। साथ ही साथ ये जो ब्लड है इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अंदर से हमारा एल्वियोलस ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है बल्कि इसके अंदर ऑक्सीजन को भी डिफ्यूज करवाता है, डालता है। अब आपने देखा कि मैंने एक जगह से ब्लू ब्लड दिखाया और एक जगह से मैंने रेड दिखाया। दीज आर एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वेसल एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग वेसल्स। आपके पास जो रेड कलर से मैंने वेसल ड्रॉ किया इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ये जो मैंने ब्लू कलर से वेसल ड्रॉ किया इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। जब एल्वियोलस के अंदर ब्लड आया, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, तो हमारे एल्वियोलस ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया और उसके अंदर ऑक्सीजन को डाल दिया। तो ब्लड फॉर एग्जांपल अगर इधर से एल्वियोलस में एंटर हो रहा है तो इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। जब वो एल्वियोलाई से बाहर निकलेगा या एल्वियोलस से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया रेड कलर से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि एक एल्वियोलस के अंदर किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में इसी डायग्राम से मुताल्लिक क्वेश्चंस गिवन हैं, तो आइए उनका जवाब देते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ कैपिलरी? कैपिलरी क्या होती है? अभी मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वेसल्स। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी को एक रोड की जरूरत होती है टू ट्रैवल, कोई फासला तय करने के लिए, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो बॉडी में ब्लड मौजूद है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी रोड की जरूरत है। ये जो रोड है इसको हम कहते हैं वेसल। अब हमारी बॉडी में दो मेजर बड़े वेसल्स हैं, एक का नाम है वेन और दूसरी का नाम है आर्टरी। ये जो दो मेजर वेसल्स हैं ये जब छोटे वेसल्स में डिवाइड कर जाते हैं तो इन छोटे वेसल्स को हम कहते हैं कैपिलरी। यही लिखा मैंने इसके आंसर में, दैट कैपिलरीज दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। आपने भी यही लिखना है अपनी नोटबुक्स पे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है, व्हाट गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड? अब दो क्वेश्चंस हैं, एक में हमसे पूछा गया है कि कौन सी गैस ने एल्वियोलाई में से ट्रैवल करके ब्लड में जाना है, और दूसरे ही क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी गैस है जिसने ब्लड में से एल्वियोलाई के अंदर जाना है। तो इसका जवाब देने के लिए आपने एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैं डिफ्यूजन को डिफाइन करूं तो इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration। कहीं पे भी अगर कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है तो वो ट्रैवल करेगी किसी ऐसी जगह पे जहां पे उस चीज की कंसंट्रेशन लो है। तो अगर हम बात करें ब्लड की और एल्वियोलाई की तो हमें पता है कहां पे क्या चीज ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। हमारे ब्लड में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारे एल्वियोलाई के थ्रू बाहर निकलना है बॉडी में से, जबकि जो एल्वियोलाई है उसके पास मौजूद है ऑक्सीजन जिसने जाना है हमारे ब्लड के पास। तो आपको यहाँ पता चल गया कि जहां पे भी किसी भी गैस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम दैट प्लेस टू द प्लेस जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। सबसे पहले सवाल में है, विच गैस विल डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम? एल्वियोलाई में से कौन सी गैस ब्लड की तरफ जाएगी? ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन। उसको जरूरत है ऑक्सीजन की, तो हमारा जो एल्वियोलाई है उसमें से ऑक्सीजन ट्रैवल होके जाएगा टुवर्ड्स द ब्लड,
और यही लिखना है आपने इसके आंसर में ऑक्सीजन। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की तो ज्यादा क्वांटिटी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है वो डिफ्यूज होगा टुवर्ड्स द एल्वियोलाई, और आप यही लिखेंगे इसके आंसर में कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मुश्किल नहीं हुई क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करने में। वी आर नाउ ओनली लेफ्ट विद वन क्वेश्चन, तो आइए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई इज द सरफेस ऑफ ईच एल्वियोलस नंबर A moist एंड नंबर B thin। हमारा जो एल्वियोलस होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन थिन भी होता है और मॉइस्ट भी होता है। हमसे ये पूछा गया है कि वो मॉइस्ट क्यों होता है और वो थिन क्यों होता है, इसका हमें क्या फायदा है। सबसे पहले ए पार्ट जिसमें हमें कह रहे हैं कि वो मॉइस्ट क्यों होता है, उसके आंसर में आप लिखेंगे टू डिसॉल्व इन द गैसेस। इसका मतलब कि जो भी गैस हमारे एल्वियोलस ने डिफ्यूज करनी है अपने अंदर या अपने आप से बाहर, वो जरूरी है कि डिसॉल्व हुई हो वाटर में। अगर वो वाटर में डिसॉल्व होगी तभी वो आसानी से ट्रांसपोर्ट या फिर कैरी आउट हो सकती है। इसीलिए हमारा जो एल्वियोलस का मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इट इज मॉइस्ट, उसके अंदर लिक्विड या फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जिस भी गैस ने डिफ्यूजन करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन ने डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर जाना है तो वो इस मॉइस्चर की वजह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और बहुत आसानी से ट्रैवल करवाई जा सकती है। सेकेंड इज थिन। व्हाई इज अ थिन मेम्ब्रेन बेनिफिशियल इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। थिन मेम्ब्रेन जब भी होगा हमारे एल्वियोलस का या किसी भी चीज का, तो उसके अंदर से मटेरियल्स या पार्टिकल्स की ट्रांसपोर्ट होना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एल्वियोलस की बात करें तो अगर इसका मेम्ब्रेन थिन है तो बहुत आसानी से ब्लड के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी और इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन हमारे ब्लड के पास चला जाएगा। यही लिखा मैंने इसके आंसर में फॉर इजी डिफ्यूजन। आपने बिल्कुल इसी तरह टू द पॉइंट अपने एग्जाम्स में आंसर्स देने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम आंसर्स आज के लेक्चर के मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन किए होंगे। अगर नहीं भी किए तो अब आपके पास बहुत टाइम है, आप इस लेक्चर के बाद जाके तमाम करेक्ट आंसर्स अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।